लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन एक देखा था, एक मिनट फिर से पूरा बिगड़ गया, ये तो अच्छा है हाँ टिप्पा गया। ठीक है। अब भाई तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भाई एक बहुत ही लंबी वायर है, उसके हमने 5 टुकड़े किए हैं, तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो गया था। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। Which of the following terms does not represent electrical power in circuit? मैं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर भले भी लिखा हुआ है, लेकिन क्यों हमको समझो। Which of the following does not represent electrical power? भाई हमने इलेक्ट्रिकल पावर की अलग-अलग फॉर्मूलाज देखी थी। शुरुआत यहां से करो, P = VI। ये एक फॉर्मूला मैंने कहा था, एक फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ एक, P = VI। इसके बाद आप दूसरा बना सकते हो, V के बदले रख दो IR, तो ये क्या हो जाएगा I2R। और सेकंड टाइम में आप क्या करो, I के बदले रख दो V/R। ओम्स लॉ हमने देखा था ना, सो I के बदले हम क्या रख देते हैं V/R, सो ये हो जाएगा V²/R। तो भाई कॉलेज को क्या क्या दिया हुआ है, I2R दे रखा है, ये तो राइट है, IR², VI है, V²/R, यानी नॉट रिप्रेजेंट। तो भाई बी ऑप्शन आपका राइट है, क्यों, वो रीजन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। भाई आपको V दे दिया है 220, P दे दिया है 100 वॉट, when it is operated on 110 watt। भाई अगर V2 इतना दे दिया है, the power consumed will be, भाई देखो आपको क्या दे रखा है, V1 220 वोल्ट। जब इतना वोल्टेज था तो उस समय पावर कितना था, 100 वॉट। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर मुझे वोल्टेज करना है आधा, तो पावर कितना हो जाएगा बाबा। तो हमने पता लास्ट टाइम V और I और R को लेके एक रेशियो वाले फॉर्मूला देखी थी, सेम चीज यहां भी हो जाएगी, P = VI। देखो लास्ट टाइम क्या था बच्चा लोग, क्या रेजिस्टेंस जो था ना वो कांस्टेंट रहता था, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। एक वायर का, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे तो करंट है, यहाँ पे तो करंट चेंज हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका है कि या तो आप पहले में से इन दोनों की मदद से करंट फाइंड करो और सेकंड टाइम में उसको रख दो, या तो फिर डायरेक्टली रेशियो ले लो, P1 = V1/I1 अपॉन P2 = V2/I2। लेकिन यहाँ पे करंट सेम रहेगा, क्यों, आपको क्या बोला है कि जिस इलेक्ट्रिकल बल्ब की रेटिंग ये है, उसी इलेक्ट्रिकल बल्ब को व्हेन इट इज ऑपरेटेड, उसी इलेक्ट्रिकल बल्ब को रेट करना है, तो करंट हमारा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये भी I1 हो जाएगा और ये कट जाएगा, बस पिक्चर होगा। क्या बचा, P1/P2 = V1/V2। आपको क्या चाहिए, P2 फाइंड करना है, सो P2 को वहां लेके जाते हैं और इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, P1 × V2/V1। इन दोनों को उठा के यहाँ लेके आ गए तो रेशियो हो गया, सॉरी रेसिप्रोकल हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, P1 कितना है 100 × 110। देखते रहो दिख जाएगा, टेंशन मत लो। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया 11 2 22, 250 100। सो भाई P2 कितना आ गया 50 वॉट। ठीक है, क्या 50 वॉट दे रखा है, यस 50 वॉट दे रखा है। सो ये रहा आपका आंसर।
इस तरीके से कर सकते हो आप। समझ आया कि नहीं? ये आंसर रॉन्ग है। अक्सर बच्चे यही गलती एग्जाम में करके आते हैं। ऑप्शन में दिया है यस सर मेरा तो आंसर आ गया ऑप्शन वाला राइट है, लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग है। मैंने ये क्वेश्चन शुरू कराया तो उस समय एक चीज मैंने बोली, लेकिन आपने किसी ने नोटिस ही नहीं की। भाई इससे पहले जो हम करते थे वी वाली चीज, बेटा इसमें आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। का वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, लेकिन किसी एक वायर का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। वो जब तक जिंदा है तब तक एक ही रेजिस्टेंस के साथ जिएगा। लेकिन करंट में ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, करंट तो चेंज हो सकता है ना। इसीलिए हमको पावर की एक ऐसी फॉर्मूला लेनी है जिसमें रेजिस्टेंस आता हो। समझ रहे हो भाई? तो जो बच्चा ये एग्जाम में करके आएगा उसका 100% रॉन्ग ही होने वाला है। भाई पावर की ऐसी फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस आता हो। सो P इज इक्वल टू VI होता है, V के बदले रख दो IR, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर R। लेकिन तकलीफ ये है कि करंट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे I के बदले रख देंगे V/R। भाई ये जितने भी मैं वैल्यूज फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ वो सब ओम्स लॉ इसी चीज पे डिपेंड है। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ, यहीं पे खेल रहे हैं हम लोग, इसी के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा V²/R। अब इसको सॉल्व करो, अब इसके मदद से सॉल्व करो। तो भाई P1 इज इक्वल टू V1/R। R कभी चेंज नहीं होता। एक बल्ब हो उस यहाँ पे देखो जो बल्ब पहले था वही बल्ब अब है। करंट चेंज हो सकता है भाई, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, वोल्टेज चेंज होगा तो करंट तो चेंज होगा ही ना। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो क्या करंट चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए हम वो आई वाली ये वाली फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो गया ये, मैं रेशियो ले लेता हूँ P2 और इसका रेशियो V2/R। अब ये R कट जाएगा बिकॉज दोनों सेम है, कांस्टेंट है। क्या बचा, P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2, वही बचा। ठीक है, नहीं अच्छा एक चीज, हाँ स्क्वायर है, राइट। मैं उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो लास्ट में काटने के बाद ये चीज बची। अब मुझे P2 चाहिए, सो P2 इज इक्वल टू P1 into V2² भाई इन दोनों को उठा के यहाँ लेके आ गए तो रेसिप्रोकल हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। P1 कितना दे रखा है 100 into V2 का स्क्वायर, V2 कितना है 110 into 110। भाई दिख रहा है वहाँ पे, नहीं दिख रहा तो रुक जाओ, मैं आपके लिए वो भी कर देता हूँ। ठीक है, कितना था 100 into 110 into 110 upon 220 into 220। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए कैलसी का यूज नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है। जो कैलसी का यूज करेगा वो एग्जाम में मरेगा। 11 2 4 25। आंसर कितना आ गया भाई साहब 25 वोल्ट, और पहले हमने क्या बोला था 50 वोल्ट, व्हिच इज रॉन्ग। समझ आया बच्चे लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? या कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा। करंट, वोल्टेज, पावर कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, अलग अलग सिचुएशन पे चेंज होती रहती है। लेकिन रेजिस्टेंस हाँ सब्सटेंस एक है, उसकी लेंथ भी उतनी की उतनी है, उसका एरिया भी उतना का उतना है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, थोड़ी स्पीड रखेंगे अब। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। अच्छा तो वही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाले देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। देखो 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 यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दो वायर है जिसका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है एंड डायमीटर भी सेम है। भाई डायमीटर सेम का मतलब उसका एरिया सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस जो है दोनों का सेम होगा। क्यों? मटेरियल सेम, लेंथ सेम, एरिया भी सेम। और हमने पढ़ रखा है R इज इक्वल टू रो L बाय A। L और A तो सेम दिया हुआ है, मटेरियल जो है वो रो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, सब कुछ सेम है। कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। पहले हमने इन दोनों को सीरीज में रखा, फिर पैरेलल में रखा। अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। The ratio of heat produced in series and parallel combination B। देखो भाई ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, आज दो वायर है, सपोज करो क्या हो गया भाई, ये एक वायर है और दूसरी वायर ये है। इसको पहले रखा गया है सीरीज में और सेकंड टाइम में इसको रखा गया है पैरेलल में। ठीक है, मैं इसका रेजिस्टेंस R ले लेता हूं तो इसका भी रेजिस्टेंस R हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दोनों की मटेरियल सेम, डायमीटर सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, सब कुछ सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम। यहाँ भी हो जाएगा R। भाई इस समय टोटल R कितना होगा, मैं RT बोल देता हूँ, चलो RT टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई सीरीज में आपको पता है कि दोनों क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। सीरीज में दोनों ऐड और पैरेलल में आपको पता है कि रेसिप्रोकल का समेशन, तो 1/r प्लस 1/r, डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 2/r। अब मैं क्या कर दूंगा, ये RT है, सॉरी स्मॉल t ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे RS कर देता हूँ, यहाँ पे RB कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल करूंगा, मुझे तो RP चाहिए तो रेसिप्रोकल करूंगा तो इधर भी हो जाएगा R/2। अब आपको बोला हुआ है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। भाई हीट की फॉर्मूला क्या होती है, H1/H2, फॉर्मूला होती है I²RT, I²RT। ये 1 1 1 1 1 1, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है भाई। ये सीरीज के लिए है, ये पैरेलल के लिए है, तो एक काम करते हैं और अच्छा कर लेते हैं, सीरीज के लिए SS लिख देते हैं एंड पैरेलल के लिए PP रख देते हैं। अच्छा अब बच्चा लोग रेजिस्टेंस आप देख सकते हो दोनों में अलग अलग है, तो क्या करंट भी दोनों में अलग अलग होगा? सोचो, क्या करंट को लेके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? अक्रॉस देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज हो कि पैरेलल हो, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम दिया जाता है। अगर वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा तो करंट कैसे चेंज होगा? इसका मतलब करंट भी सेम है। और क्या टाइम के लिए कुछ बोला हुआ है? नहीं, तो आप टाइम को भी सेम ले सकते हो, ठीक है बेटा। आज टाइम तो अपने पे डिपेंड है, करंट ज्यादा देने से टाइम ज्यादा जाएगा ऐसा तो होता नहीं है, अपने पे डिपेंड है कि हम कितने समय के लिए टाइम दे रहे हैं। कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम सेम ले लेते हैं। सो ये कट गया और ये भी कट गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वोल्टेज चेंज हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है।
इसलिए करंट कट होगा। सो बचा क्या, सीरीज अपॉन पैरेलल इज इक्वल टू RS बाय RP। RS कितना है 2R, RP कितना है R बाय 2, R कट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 4, नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो आंसर आ गया 4/1, रेशियो 4:1। तो भाई आप एक खोपचे में छुप के बैठा हुआ है, वो क्या आंसर आ गया 4:1। ओके बच्चा लोग, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ सर्विस है, बहुत ही छोटा इजी है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूं। A copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make resistance 10 ohm? How much resistance is changed if the diameter is double? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी यानी रो हम लिखते थे ना, रेजिस्टिविटी दी हुई है, और आर दे रखा है। पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ क्या होगी। सो बाय डायमीटर 0.5, क्वेश्चन 6 डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा चीजों को SI यूनिट में लेना है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका लिखना पड़ेगा 0.5 into 10⁻³ मीटर। 10⁻³ कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। 1000 मतलब हम 10⁻³ बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या था 0.5, so 1 meter is equal to this much mm, तो 0.5 यानी कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस, 0.5 डिवाइड बाय 10⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ इसको ऐसे ही रखो। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, अब हमें पॉइंट से अच्छा है इस टाइप की वैल्यू रखो। क्यों, देख के जाओ। अब आगे हमको रो रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 into 10⁻⁸, 1.6 into 10⁻⁸ मीटर, ओम पर मीटर, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमको 10 ओम। बोला जा रहा है कि लेंथ फाइंड करो। सो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो L बाय A, यार एरिया तो है नहीं मेरे पास, एरिया कैसे निकालूंगा? तो बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो जब हम थियरी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एरिया मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा? क्रॉस सेक्शनल। कुछ याद है, हमने एक वायर ली थी, वायर को बीच में से कट किया था, तो वो कुछ ऐसा आ गया, है ना? हमने वायर, अगर वायर को बीच में कट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्या है, दिखने में सर्कल है, सर्कल का एरिया πr², डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, देखते जाओ कैसे करते हैं। रो की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁸ L अपॉन एरिया। एरिया के अंदर क्या बोला, सर्कल है तो πr²। अब मेरे पास डायमीटर है, कोई बात नहीं, मैं क्या कर देता हूँ, r के बदले लिख दूंगा d/2। भाई तो होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, सो मैंने यहाँ पे d/2 लिख दिया। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, इसको यहाँ ले आओ, इसको डिवाइड में ले आओ, 10 into पाई d/2 का होल स्क्वायर। d के बदले में वैल्यू रख दूं, डायमीटर 0.5 into 10⁻³ डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर,
बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के घबराने का नहीं। आप भी बड़े हो गए हो, आपका दिमाग भी बड़ा हो गया है, तो घबराने का नहीं। इज इक्वल टू, भाई ये 1.6 मल्टीप्लाई में था, मैं इसको नीचे डिवाइड में ले आता हूँ। 1.6 into 10 raised to minus 8 इज इक्वल टू L। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर खत्म। खुद करोगे ना सॉल्व? तू नीचे आ गया सर करा दो सर, चलो करा ही देते हैं। 10 into पाई के बदले 22/7 ब्रैकेट में भाई 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। यहां पे लोचे मत करना भाई। 0.5 को क्या हम 5/10 बोल सकते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। 25/100 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.25 इनटू 10 raised to minus 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई 10 raised to minus 6, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 8 is equal to L। सर आंसर कब आएगा? जब जहां तक लाइट है वहां तक आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या करें भाई? 10 into 22, ये जो दो नीचे पलटे दिख रहे हैं उनको नीचे ले आते हैं, into 25 डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। ये जो 0.25 ना, पॉइंट आके नीचे 100 into 10 raised to minus 6 अपॉन, भाई ये 100 भी तो नीचे आ जाएगा, तो 7 4 और इसका 100, मैंने सबको नीचे ले लिया, डायरेक्ट 400 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो था 1.6 into 10 raised to minus 8, मेरी मार्कर जवाब दे रही है 1.6 into 10 raised to minus 8 into 7 into 4 into 100, ये एक 0, ये एक 0, और क्या कटेगा? क्या कटेगा? वो कट जाएगा 2 2 जा 2 11 जा 0 0 कट जाएगा, तो 10 raised to minus 6 और 10 raised to minus 8 का नहीं, उसको रखे रखो। अब देखो बच्चा, अब हम क्या कर रहे हैं? 10 को 10 के साथ रख दो, बाकी सबको ऐसे देखो। अच्छा एक और चीज बेटा, ये 1.6 है, इसमें से भी पॉइंट हटा दिया और इसके बदले यहाँ पे एक और 10 लगा दिया, कट हो जाएगा ना, ठीक है। सो ये 10 कट। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 25, सो आंसर आएगा 5 7 2। 11 into 25 अपॉन 16 into 14, 16 into 14, 6 4s are 24, 12 and 2 divide by 2 to 4 into, अब क्या बचा? 10 10 पावर माइनस 6, नीचे क्या बचा? 10 पावर माइनस 8। अब भाई 275 डिवाइड बाय 224 कर दो, कहीं पे कटता है ये? 3 में चेक करो, क्या 3 में कटेगा? 9 and 5 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। 275 डिवाइड बाय 224, सीधी सी बात है, शुरुआत तो 1 से ही करनी पड़ेगी। 1 5 पॉइंट लगाया 0, 2 से करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 हमारे लिए आंसर बहुत है, डरो मत। सर ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे? डरो मत, देख के उसको डिवाइड किया, पॉइंट के बाद एक नंबर लाया, छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर तक जाओ, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना भी है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाओ। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया 6 एंड गॉन, ठीक है। 1.2 तो वापस 2 आएगा, 1.22, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाना है हमें। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये ऊपर चला जाएगा, सो 8 - 6 2 हो जाएगा इनटू 10 raised to 2, आंसर आ गया 122 मीटर। 122 मीटर, खत्म। तो मैं आपको लेंथ ढूंढने को बोला था, तो इस तरीके से हम लेंथ ढूंढ सकते हैं।
चलिए चेक करें कि हमारा आंसर क्या है। क्या हमारा आंसर राइट है? यस, 122.72। आपने अगर 122 लिखा है तो भी आप राइट हो, कोई रॉन्ग नहीं है। एग्जाम में इसको कोई रॉन्ग नहीं करेगा, डोंट वरी। लेकिन 0.5 0 से ज्यादा हो रहा है तो फिर वो तो एक आगे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब भाई आगे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिनट सुन लो पहले। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। भाई अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो बच्चा लोग, अब आपको क्या है, अच्छा एक काम करो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा के आगे लिख सकूं। ले लिया? अरे लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है। अब ऐसे तो आपके नोट्स में सब कुछ अवेलेबल ही है, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। भाई अब आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? भाई लेंथ कितनी मिल गई हमको? 122 मीटर। ठीक है, R is equal to rho L by A। एरिया की फॉर्मूला होती है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और R के बदले हम लिखते हैं D by 2। ये हर बार पाई आर स्क्वायर क्या है? हाँ सर्कल है इसलिए, और भाई ये आ जाएगा D स्क्वायर बाय 4। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? रो L बाय पाई D बाय 4। अब ये 4 को ऊपर ले लेते हैं, सो R is equal to 4 रो L बाय पाई D। अब देखो बच्चों, हमको क्या बोला रहा है कि अगर डायमीटर को डबल कर देते, इन शॉर्ट 4 रो L पाई ये सब कांस्टेंट रहने वाला है। चेंज कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायमीटर चेंज हो रहा है। तो डायमीटर के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा वो कहा जा रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D? इसका मतलब क्या हो जाएगा? R1 is equal to 1 by D upon R2 is equal to 1 upon D2। देखो बच्चा लोग, मैं वैल्यू पुट करता, उसको सॉल्व करता, बहुत टाइम बच जाता। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि R किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि रो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड है, सेम है। लेंथ भी हमने 122 फाइंड किया, सेम है। हमको कहा जा रहा है कि सिर्फ डायमीटर चेंज हो गया। सो डायमीटर किस तरह, सॉरी एक गलती हो गई भाई, यहाँ पे D स्क्वायर आएगा, D स्क्वायर। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम रेशियो लेते हैं ना, तो रेशियो लेते समय ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा सकते हैं। जब रेशियो लेते हैं तब हमें यहाँ पे रेशियो लेना था R1 R2। अब क्या होगा, ये D2 ऊपर चला जाएगा, D1 नीचे आ जाएगा। R1 by R2 is equal to D2 square by D1 square। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायमीटर को डबल करना है। डायमीटर डबल है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ D2 is equal to 2D1। भाई पहले डायमीटर ये था, अब उसका डबल हो गया। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 by R2 is equal to D2 के बदले हम कर देते हैं 2D1। समझ आ रहा है क्या किया हमने? D2 डबल हो रहा था और स्क्वायर है तो उसके भी स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4D1 स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, अच्छा नीचे D1 है ना, बराबर, और ये हो जाएगा D1 स्क्वायर। तो ये कट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें R2 फाइंड करना है। R1 हमको क्वेश्चन में दे रखा था 10 ओम, स्टार्टिंग से दे रखा है 10 ओम, बस R2 को यहाँ ले जाओ, 4 को यहाँ ले आओ। R1 by 4 is equal to R2, चल ही नहीं रहे, R1 by 4 is equal to R2, यानी R2 हो जाएगा 10 divided by 4।
यानी आपका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। यानी देखो पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था और डायमीटर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना कम हो गया, पहले 10 ओम था अब सीधा 2.5 हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ना एग्जाम में थोड़े ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना कम हुआ, क्या कम हुआ भाई, कितना हो गया तो 2.5, कम कितना हुआ, सो कम कितना होगा डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस, जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमको क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस चेंज। R1 इतना था, R2 इतना हो गया, बदलाव कितना आया, सो बदलाव कितना आया, सीधी सी बात है, पहला जितना था माइनस अभी जितना हो गया 10 माइनस 2.5, क्या आंसर आ जाएगा 7.5। इतना रेजिस्टेंस चेंज हुआ। अब क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज कितना होगा भाई, तो चेंज कितना हुआ, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन अभी हमको पूछा नहीं है, एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या करने का भाई, हम क्या करेंगे, हमारा पहले 10 था उसमें से कम हो गया 7.5, तो 100 में से कितना परसेंटेज 100 में से तो निकालते हैं, 7.5 कम हुआ, किस में से कम हुआ 10 में से कम हुआ, तो परसेंटेज मतलब 100 में से कितना कम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10, सो ये पॉइंट आ गया, नीचे 10 लिख दिया, ये कट 75% रेजिस्टेंस कम हो गया, 75%। हमको क्वेश्चन में यही बोला गया था, ये हमने एक्स्ट्रा ढूंढा है, एग्जाम में सपोज आ जाए तो। ठीक है बच्चों लोग, समझ आ रहे हैं यहाँ तक?